अब से चंद घंटे बाद तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान एक बड़ा मार्का होने जा रहा है। दोनों जमातें कल एक बार फिर NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में आमने सामने आएंगी। हालांकि यह कौमी असेंबली की सिर्फ एक नशिस्त है, मगर इस वक्त ये एक नशिस्त पूरे मुल्क की सियासत का मरकज बनी हुई है। जो पार्टी जीतेगी वो इस जीत को सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि मुल्क की आवाम की राय के तौर पर पेश करेगी। इस सब की वजह इस हल्के में 19 फरवरी को होने वाला इलेक्शन और इसके नतीजे में सामने आने वाले हालात वाक़यात हैं, क्योंकि उस रोज़ ज़िमनी इलेक्शन के दौरान हल्के में कई मसाइल सामने आए थे। अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई थी, 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हो गए थे, हवाई फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, 2 अफराद की जान चली गई थी और इलेक्शन प्रोसेस को स्लो करने के इल्ज़ाम भी लगे थे। इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने 25 फरवरी को ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था। अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और इस्तदा की थी कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन के बजाय सिर्फ मुतनाज़े पोलिंग स्टेशंस पर रीपोल कराया जाए। मगर 2 अप्रैल के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की अपील मुस्तरद कर दी थी और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा था। नून लीग और तहरीक इंसाफ दोनों के लिए कल एक बड़ा दिन है। दोनों ही जमातें कामयाबी हासिल करने के दावे कर रही हैं, मगर आज नून लीग की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 2 खत लिखे हैं। एक खत में उन्होंने डस्का की मेन शाहराहों पर कैमरे ना लगने की शिकायत की है और दूसरे खत में उन्होंने लिखा है कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान को हमारे मुखालिफिन ने बोगस वोट डालने का टास्क दिया है। तकरीबन 100 पोलिंग स्टेशंस में ऐसा हो सकता है। नौशीन इफ्तिखार ने लिखा है कि पोलिंग अफसरान को बतौर मॉनिटरिंग अफसरान हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया जा सकता है ताकि प्रिजाइडिंग अफसरान पर नजर रखी जा सके। जबकि दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल खुद ज़िमनी इलेक्शन की निगरानी करेंगे। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार और नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, अब मुतमईन है नून लीग, साथ ही आप दोनों इसी में ये चाहूँगा कि आप बताएं कि अपने अपने वर्कर्स को कहा है कि कल अमन रखा जाए ताकि वोटिंग पुरअमन तरीके से हो सके। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के इक़दामात का तल्लुक़ है वो काफ़ी एग्रेसिवली हो रहे हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स के साथ साथ फ़ौज की मदद भी हासिल की है। और अब 10 तारीख को यानी कल सुबह पता चलेगा कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अमन व अमान कायम रखने में किस हद तक जो है वो अपना इफेक्टिव रोल अदा करती हैं। बाकी इससे आगे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जिनके मुतल्लक पिछली दफ़ा भी हमें शिकायत थी कि 150 के करीब जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनके हैंड पिक थे, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की लिस्ट जो है वो डिप्टी कमिश्नर मुहैया करता है और डिप्टी कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है। और इसी तरह से उनमें से 20 लोग जो थे उनको अगवा नहीं किया गया था, बल्कि वो खुद ही इन्हीं के बंदे थे। उन्हें कहा गया था कि भाई आपने अपना साजो सामान ले के तो आगे फ़लाँ जगह पर आ जाना है और वहाँ पे बैठेंगे। बाकी 341 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट इकट्ठा होगा। अगर जीत रहे हो तो आपको उसी तरह भेज देंगे, अगर कोई कसर हुई तो फिर आपके बक्से खोलेंगे, वहाँ पे वोट भुगताएंगे। और फिर वहाँ पे जब ये 341 पोलिंग स्टेशन से कुछ 4000 वोटों से हार रहे थे तो फिर वहाँ पे पूरी रात जो है उन 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के रिज़ल्ट चेंज किए गए और कोई 85% तक वहाँ पे जो है वो पोलिंग का रेशो उन स्टेशंस पे गया। वो हुआ। राज साहब इस बार के हवाले से मगर मैं डार साहब आपकी तरफ आते हुए कारकुनों को आपने भी पैगाम दिया है कि पुरअमन रहें और प्रिजाइडिंग अफसरान सारे वक्त पर पहुंच जाएंगे इस दफ़ा। मैं शाहजेब एक जो आपने इंट्रो में बात की नौशीन इफ्तिखार साहिबा की, मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँ। देखिए, आज लेटर लिख देना कि कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोट डाल दिए जाएंगे और अभी से जो कि कल इनको अपनी एक मतवक्को शिकस्त मैं समझता हूँ नज़र आ रही है नौशीन इफ्तिखार साहिबा को, शायद इसलिए उन्होंने ये एक लेटर लिख के पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। ये कैसे मुमकिन है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि इलेक्शन कमीशन का अमला है, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में वो लोग बॉक्सेस को खोलेंगे, बॉक्सेस में जो वोट डाले जाएंगे वो गिने जाएंगे और अभी से कह देना कि वहाँ 100-100, 200 वोट जो है कल डाले जा रहे हैं तो आप अभी से कैमरे लगा दें। ये असल में शाहजेब PMLN का एक धांधली के खिलाफ एक बयानिया जो रहा है 2018 को, उसको तकवीयत देने के लिए या उसको सच साबित करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। राना साहब, ये जो डार साहब कह रहे हैं कि आप लोगों को अपनी शिकस्त कल नजर आ रही है, इसलिए आप लोग पहले ही धांधली की बात करना शुरू हो गए हैं कि इस किस्म के वाकयात होंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम किए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 19 फरवरी को भी इंतजाम को इतने बुरे नहीं किए थे।
लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं ये इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं है, ये वही स्कूलों के हेड मास्टर्स हैं या कॉलेज के लेक्चरर्स हैं जो कि ग्रेड 17 और 18 के मुलाजम हैं। मगर साहब हमेशा यही होता है, मगर साहब हमेशा यही होता है ना, जब आपकी 10 साल हुकूमत थी पंजाब में बाई इलेक्शन ऐसे ही तो होते थे, और कैसे होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होता था, लेकिन ये तजवीज़ भी इलेक्शन कमीशन के ज़ेर गौर है कि कम अज़ कम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक जो है वो अमला इलेक्शन कमीशन का अपना होना चाहिए। और इस सिलसिले में गालबन कोई बात चल भी रही थी, आज से कोई 1.5 साल पहले ये मामला आया था कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की हद तक जो है वो अपने लोग जो है वो लाने चाहिए, उनकी एनरोलमेंट भर्ती उनकी करनी। मगर राना साहब फिर इसका मतलब है कि कल अगर आप लोग हार गए तो फिर आप फिर कहेंगे प्रिजाइडिंग अफसरान ने कुछ कर दिया? नहीं, मामला ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी दयानतदारी से और इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक अदा करें। वो हुकूमती जो तर्जमान वहाँ पे बैठे हैं या हुकूमती लोग बैठे हैं, जिस तरह से पिछली दफ़ा उन्होंने उनको जो कहा वो करते रहे। उन्होंने कहा कि आ जाओ फलाम फार्म हाउस, वहाँ पे चले गए, बैठ जाओ, बैठे रहे, थैले खोलो, ठप्पे लगाओ, 85% जो है वो पोलिंग दिखाओ और उसके बाद रिजल्ट दे के जो है वो उसके पास रिटर्निंग ऑफिसर के पास चले जाओ। तो हमारा ये मामला जो है, हम ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर अगर किसी किस्म का दबाव है, अगर उनको किसी किस्म की जो है वो गलत बात के लिए कहा जाए तो वो इस बात से इनकार करें। अब देखें ना, ये सुबह जो है वो SOPs का बहाना लगाएं, वहाँ पे लोगों को 6-6 फुट के फासले पे खड़ा करें, फिर डस्का शहर में जहाँ पे पिछली दफ़ा इन्होंने हर पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग करके इस बात को इंश्योर किया कि वहाँ पे पोलिंग ना हो। ये सारी एप्रीहेंशन तो हैं, ये सारी डार साहब ये एप्रीहेंशंस हैं। आप पूरी कोशिश करेंगे कि बाकायदा तौर पर कल वोटर टर्नआउट कम ना हो, गो स्लो की पॉलिसी ना हो, जो पिछले इलेक्शन में इंतजामात थे वो इल्ज़ामात ना आ रहे हों, प्रिजाइडिंग अफसरान का रवैया वो ना हो? देखिए शाहजेब, एक तो मुझे खुशी है कि आपके प्रोग्राम में भी राना सनाउल्लाह और फिर नौशीन इफ्तिखार जो इनकी उम्मीदवार है, इन्होंने अभी से ही बड़ी चालाकी के साथ शोर डालना शुरू कर दिया कि अगर PMLN कल हार गई तो धांधली हुई है, और अगर PMLN जीतेगी वही इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा इस मुल्क में, और इलेक्शन जो भी ये हारेंगे वहाँ धांधली हो जाती है। देखिए दो चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं शाहजेब पिछले 50 दिनों में। एक तो ये इलेक्शन दूसरी दफा होने जा रहा है डस्के में 50 दिनों में, लोगों को एक दफा फिर घर से बाहर निकलना है। अगर आपके रिपोर्टर हैं डस्का में इस वक्त तो आप उनसे पूछें, कोई माहौल नहीं है इस वक्त शहर में और हल्के में इलेक्शन वाला जो बाय इलेक्शन में होता है या जनरल इलेक्शन। मैं ब्रेक के बाद पूछ लेता हूं रिपोर्टर से, और मैं उमर एजाज से पूछ लेता हूं जिनका आपने पिछली दफा भी हवाला दिया था। मगर आप जीतेंगे कैसे? इसलिए कि लो टर्नआउट होगा, इस पर आप उम्मीद लगाए हुए हैं? क्यों, क्या बदल गया 50 दिन में कि आप जीत जाएंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दूसरी चीज़, पिछले 50 दिन में इसके कोई शक व शुबा नहीं है, कोरोना भी फैला है, कोरोना के नंबर्स आपके सामने हैं। अब कल जो मैं समझता हूँ इलेक्शन है, ये दोनों जमातों के लिए चैलेंज होगा। दोनों जमातों में से जिस जमात का वर्कर और सपोर्टर अपने गली मोहल्ले और पोलिंग स्टेशंस पे वोटर को लाने में कामयाब होगा, कल वही जमात इलेक्शन जीतेगी। और अगर टर्नआउट अगर डॉक्टर साहब टर्नआउट ज्यादा हुआ तो आप जीतेंगे या हारेंगे? कम टर्नआउट हुआ तो क्या होगा? आप क्या टारगेट कर रहे हैं? देखिए पिछली दफा 2 लाख के करीब टर्नआउट था वोटर का, तो जो हार जीत हो रही थी वो 5-7 हज़ार वोट पे हो रही थी। अब कल यही देखना है कि कोरोना वबा की वजह से अगर वोटर बाहर नहीं आता है, उस सूरत में अगर ये कल को कहेंगे जी हमने कोई ड्रामा कर दिया या जी 6 फुट 8 फुट जो अभी आपके प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह जो है दहाइयाँ दे रहे हैं जी कि हमारे साथ कल ये हो जाएगा, कोरोना SOPs आ जाएंगे, अगर वोटर खुद ही इस खौफ से बाहर नहीं निकलता और ये हार जाते हैं तो ये क्या हमें इल्ज़ाम देंगे कि जी हमने कोई ड्रामा किया है या हमने स्लो पोलिंग कराई है? राना साहब आपको ज्यादा टर्नआउट होगा तो शायद आपकी जीत के इम्कानात कुछ हों, और ज़्यादा टर्नआउट के हवाले से क्या आपके खदशात हैं या आपके अपने वोटर सपोर्टर में इस वक्त वो अग्रेशन नहीं नज़र आ रहा है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन का वो माहौल नहीं है जो पहले था? नहीं, हमारे वोटर्स में, हमारे वर्कर्स में बड़ा अग्रेशन है, बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है, और अगर ज़्यादा टर्नआउट हुआ तो हमारी कामयाबी जो है वो ज़्यादा मार्जिन से होगी। इन्होंने जो ये ड्रामा इन्होंने करना है, ये कहते हैं जी ये दुहाई दे रहे हैं। नहीं, दुहाई नहीं हम दे रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके इन ड्रामों को जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, इनको रोकने की भी हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। अगर आप लो टर्नआउट की कोशिश करेंगे, अगर आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जरिए से
एक एक कॉपी डालने की कोशिश करेंगे। ये कॉपियां आपकी पिछली दफ़ा जो है वो पकड़ी भी गई हैं, वजीराबाद में भी पकड़ी गई हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमने बंदोबस्त किया हुआ है। हम अपने वोट के ऊपर पहरा देंगे। पिछली दफ़ा भी लोगों ने अपने वोट के ऊपर पहरा दिया, तो तभी जो है ये वोट चोरी जो है वो पकड़ी गई है। कल सुबह जो है, कल इंशाअल्लाह ताला अगर आपने वोट चोरी ना की तो आप हारेंगे, और अगर वोट चोरी की तो वोट चोरी आपकी पकड़ेंगे, हम जीतने नहीं देंगे आपको। डार साहब, ये हार आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। ये डार साहब, अगर आपने इस्तीफा दे दिया है ना इस मर्तबा, तो दोबारा आपको हल्फ उठाने की या दोबारा नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं महसूस होगी। डार साहब अभी सुने हौसले के साथ। देखिए राना सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं कि अगर हम हार गए तो धांधली होगी, पीटीआई सिर्फ वोट चोरी वो कह रहे धांधली से जीतने नहीं देंगे आपको। वो ये कह रहे हैं कि हमने इंतजाम पूरे किए हुए नहीं देंगे। ये कहते हैं हमने इंतजाम कर रखे हैं, हमने स्ट्रेटजी बना रखी है। राना साहब वही स्ट्रेटजी जो आप पिछली दफा जत्थे लेके आए थे, जो आप मसल्ला अफराद NA-75 डस्का में लेके आए थे, कल अगर राना सनाउल्लाह दोबारा जत्थों के साथ शाहजेब यहाँ आएगा तो हालात खराब होंगे। मैं अभी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, और मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ ये PMLN के जितने गुंडे हैं कल इनके ऊपर कड़ी नजर रखी जाए ताकि ये हालात खराब ना करें। राना साहब आप दूर रहेंगे कल इलेक्शन प्रोसेस से? जी 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 शाहजेब, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो रिक्वेस्ट की है डार साहब ने, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और डार साहब को भी यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला ना पिछली दफ़ा कोई जत्था लेके गया था, ना पिछली दफ़ा मेरे साथ कोई मुसल्लह आदमी थे, ना इस मरतबा होंगे। लेकिन मैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़रूर अपील करूँगा कि कोई PTI का गुंडा जो है वो किसी पोलिंग स्टेशन में ना घुसे। हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़ाहिर बहुत दाखिल ना होने दिया जाए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त डस्का में अपना जो पोलिंग कैंप है वहां पे बैठे PTI के लोग बैठे, मुस्लिम लीग नून के लोग बैठे, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी को जाने की जो है वो इजाजत ना दी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर एजाज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ डस्का हमारे साथ होंगे। डस्का में माहौल इस वक्त क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नुमाइंदा जियो न्यूज़ डस्का उमर एजाज हमारे साथ मौजूद है। उमर एजाज बहुत शुक्रिया। पिछली दफा भी आपने बड़ा तफसील से कवर किया था, इस दफा सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, माहौल क्या है हल्के में? सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। आपको बताता चलूँ कि 4162 पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं डस्का में, जबकि रेंजर्स के 1048 जवान जो है वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि 10 पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं किसी भी नाशुमार वाक़े से निपटने के लिए। अगर मैं बात करूँ 19 तारीख की, तो 19 तारीख को इस तरह के सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हमें देखने को नहीं मिले। प्रिजाइडिंग अफसर से उनके साथ जो अपना जो पोलिंग का सामान जो है लेकर जा रहे हैं गाड़ी में, उनके साथ 2 रेंजर्स के एहलकार और 2 ही पुलिस एहलकार साथ अपनी जो है ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। उनकी सिक्योरिटी में उनको भेजा गया और उनकी सिक्योरिटी में ही उनको वापस यहाँ पर RO दफ्तर लाया जाएगा। रेंजर जो है वो अभी से ही गश्त करना शुरू हो गई है शहर भर में। शहर की मेन शाहराहों पर हमें रेंजर्स और पुलिस की जो है गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो गश्त कर रही हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन है, पहले 26 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन थे, अब उसे उनकी तादाद बढ़ाकर 47 पोलिंग स्टेशन जो है हसास तरीन करार दे दिए गए हैं, जिन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। उस्मान डार साहब बात कर रहे थे ज़रा हल्के के माहौल के हवाले से, इलेक्शन का माहौल है, वोटर्स चार्ज हैं दोनों तरफ से? हमने जो सर्वे किया है गुज़श्ता दिनों में, हमने देखा है कि वोटर जो है काफ़ी चार्ज है। वो किसी भी पार्टी का वोटर है वो वोट कास्ट करने के लिए जो है वो इसी इंतज़ार में है कि यहाँ पर पोलिंग हो, और वो उम्मीद करते हैं कि पोलिंग जो है वो पुरअमन हो। शहरियों का एक ही मुतालबा हमने देखा है वोटर्स का कि वो उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाए और वो वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। आपको बताऊँ कि यहाँ पर हमें लग रहा है कि रद्द-ए-अमल शदीद आएगा पब्लिक की जानिब से, वोटर्स की जानिब से, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है बार बार पोलिंग रोकी जाती थी, लेकिन जब पोलिंग रोकी जाती थी फायरिंग का वाक़या हो जाता था या कोई और वाक़या रोनुमा होता था, किसी भी वजह से जब पोलिंग रोकी जाती थी तो वोटर्स को बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन वोटर को जब बाहर निकाला जाता था तो वोटर घर जाने के बजाय सड़कों पर ही हमें नज़र आया, क्योंकि ये कोशिश थी कि हम वोट कास्ट ज़रूर करें। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने देखा है कि वोटर काफ़ी चार्ज है और इस दफ़ा शदीद रद्द-ए-अमल देंगे अपना और वोट ज़रूर कास्ट करें। टर्न आउट हमें ज़्यादा मिलेगा। ख़ास तौर पर हमने बाज़ारों में जो ख़वातीन से बातचीत की है, बाज़ारों में हमें जो मिला है, जो आम शाहराहों पे जो हमने देखा है कि ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो जो है वोट कास्ट करने के लिए तैयार हैं। 10 अप्रैल को उनका ये कहना है कि हम अपना वोट ज़रूर कास्ट करेंगे। पिछली दफ़ा हमें वोट कास्ट नहीं करने दिया, उनको गुस्सा है और उस गुस्से में वो बाहर निकलेंगे।
बहुत शुक्रिया। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जहांगीर तरीन के मामले में बात अब आगे बढ़ गई है। एफआईए की कार्रवाइयों में तेजी आ रही है, साथ ही जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। एक तरफ एफआईए के सामने पेशियां हो रही हैं और आज एफआईए ने जहांगीर तरीन, उनकी अहलिया और बेटे के 36 अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकातें कर रहे हैं। आज भी लाहौर में जहांगीर तरीन के घर पर डिनर हुआ। जियो न्यूज़ के जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन के डिनर में तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असेंबली, 2 सूबाई वुज़रा और 4 सूबाई मुशीरों समेत 21 अरकान पंजाब असेंबली ने शिरकत की है। तहरीक इंसाफ के अंदर नई ग्रुपिंग हो रही है। एक ग्रुप है जो जहांगीर तरीन के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा है और साथ ही हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा रहा है, जबकि दूसरा ग्रुप एफआईए की कार्रवाइयों की हिमायत कर रहा है और कह रहा है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। इस डिनर से पहले जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन आज एफआईए के सामने पेश हुए। जहांगीर तरीन पेशी के बाद मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना हुए। इससे पहले जब मंगल को जहांगीर तरीन लाहौर की अदालत में पेश हुए थे तो उन्होंने मीडिया से बात भी की थी और कहा था, मैं तो दोस्त था, दोस्त ही रखें, दुश्मनी की तरफ मत धकेलें। मगर आज जहांगीर तरीन ने मीडिया से बात नहीं की। इसके अलावा एफआईए की दरख्वास्त पर अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और जहांगीर तरीन की अहलिया का 1 अकाउंट यानी टोटल 36 अकाउंट्स फ्रीज किए जा चुके हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से आज जहांगीर तरीन के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं और वही चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को देख रहे हैं। देखो, ये बड़ा हसास मसला है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि इस चीनी के केस को ना मैं देख रहा हूँ, मैंने अंदर भी ये मालूमात भी मुझे आपको नहीं देनी चाहिए थी, इनसे पूछी ज़रूर है मैंने। शहजाद अकबर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, वही देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और वही देख रहे हैं चीनी को और वही देखेंगे आगे किसी चीज़। शहजाद अकबर मुशीर दाखिला है, मगर दिसंबर में जब शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाया गया था और उनसे पूछा गया था कि एफआईए क्या उनके मातहत होगा, इख्तियारात क्या होंगे, शहजाद अकबर भी है, तो उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। कोई किसी को इख्तियारात ट्रांसफर नहीं करता, लेने पड़ते हैं। दिस इज द डिफरेंस। मैंने कहा ना मैं SSS लीडर हूँ, 3S, शॉर्ट, स्वीट एंड स्मार्ट। जो मेरा महकमा है, जब तक इमरान खान और अल्लाह का हुक्म और इमरान खान का फैसला, वो मेरा ही महकमा है। जब शेख रशीद वजीर दाखिला होगा, नैब भी होगी, दाखिला भी होगा, सारे अदारे होंगे और FIA भी होगी और मैं पूरा वजीर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अब एफआईए की कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है और शेख रशीद कह रहे हैं कि शहजाद अकबर को इस हवाले से पता है। हमारे साथ सीनियर साहब और तजियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं, साथ ही अब्दुल हई दस्ती साहब हमारे साथ हैं जो मुशीर भी हैं वज़ीर आला पंजाब के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। दस्ती साहब, आज का डिनर, काफ़ी लोगों की शिरकत, क्या पैगाम है? क्योंकि जो आप लोगों ने पिछली दफ़ा पैगाम दिया उसके बाद तो कार्रवाइयाँ और तेज़ हुई, 36 अकाउंट्स फ्रीज हो गए जहांगीर तरीन साहब के। बेसिकली जो हमारा आज ही था 21 MPs से हम और MLA से, तो हम लोगों ने सारों का मुत्तफिका तौर पर यही मौक़िफ़ था कि पार्टी को एक साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है। एक साजिश हो रही है पार्टी के खिलाफ और हमने विद इन पार्टी रह के हमने ये जो साजिशें हैं इससे हमने आगाह करना है प्राइम मिनिस्टर को और उनको बताना है कि ये देखें ना, जानबूझ के ये लोग टारगेट कर रहे हैं तरीन साहब को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये लोग समझ रहे हैं कि तरीन साहब ये दिस इज द लास्ट रुकावट। अगर तरीन साहब को अब हम हटा देते हैं तो PTI बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भी PTI के साथ मुखलिस है इस टाइम, वो तरीन साहब का PTI की खातिर साथ देना है। मगर दस्ती साहब, अगर इमरान खान को पैगाम देना है वजीर आजम को, तो वजीर आजम को दें। आप जहांगीर तरीन साहब के डिनर में गए हैं और आपको 2-3 दिन हो गए हैं ये बयानात देते हुए। वजीर आजम आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लेते। शेख रशीद अहमद साहब ने कह दिया शहजाद अकबर ये मामला देख रहे हैं। शहजाद अकबर साहब कोई काम कैसे करेंगे बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के? सर, हमारे शहजाद अकबर से कोई वो नहीं है। देखिए, हमने शहजाद अकबर कौन है, वो शहजाद अकबर, ये नए लोग आगे हैं जो टारगेट कर रहे हैं जानबूझ के। और ये मैं कह रहा हूँ आज आपको बरमला कह रहा हूँ कि ये लोग PTI का बर्बादी का सबब बन रहे हैं। अच्छा, मगर वो स्पेशल असिस्टेंट वजीर आजम के हैं, मुशीर दाखिला भी वजीर आजम ने लगाए हुए हैं, तो वजीर आजम के कहे बगैर तो नहीं कर रहे हैं। तो क्या वजीर आजम इस वक्त पार्टी की तबाही का बाइस बन रहे हैं आपके? ये जो बेचैनी पैदा जा रही है पार्टी के अंदर, यही तो है कि हम आगाह करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। हमारा जो आज का ये जितने भी ये ना समझे 21 से ज्यादा MPs आ रहे हैं और लोग भी तैयार बैठे हैं, सिर्फ हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि ये हकीकत है। देखिए, बैठ के कन्विंस करने वाली बात है, पहले हमारी बात सुने। जो देखिए इस चीज के मगर फिर आगे क्या करेंगे आप?
आगे क्या करेंगे? आप कह रहे हैं और भी लोग मौजूद हैं, क्या करेंगे? क्योंकि कार्रवाइयां तो और तेज हो गई। हमारे नजदीक ठीक है, वजीर आजम के नजदीक नहीं है, वजीर आजम के नजदीक नहीं है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, फिर क्या करें? नजदीक भी है। इंशाल्लाह जब बैठेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अनकरीब इनकी मुलाकात होगी जहांगीर तरीन की और प्राइम मिनिस्टर की, और इसके अंदर वो अपना जितना मौक़िफ़ हो वो पेश करेंगे। मगर 15-20 दिन पहले तक इनके बातचीत थी, वजीर आजम ने कता ताल्लुक कर लिया है, तो क्या करेंगे वजीर आजम ने? और फिर ये एक्शन शुरू हो गया है, तो आप लोग क्या करेंगे? आपका क्या लाएअमल होगा? बिहाइंड द सीन बातें हैं ना। अब तो अगर कोई चीज होगी तो ओपनली होगी, क्योंकि अब हम जितने भी एमपीएस थे, हम एक सारे मुतफिका तौर पे एक यादाश्त पेश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप काइंडली हमें टाइम दें, और हम जो है थोड़ा सा हम करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में बात। और ये जितने भी आज एमपीएस और एमएनए थे, हम सब ने साइन करके एक रिक्वेस्ट भेजे प्राइम मिनिस्टर साहब को, और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब हमें टाइम भी देंगे। बिल्कुल नहीं चाह रहे, देखिए अगर वो और अगर नहीं मिले वजीर आजम तो भी हम तो करते रहेंगे। देखिए जी, अब ये तो नहीं है कि चुप होके तो नहीं बैठ सकता ना बंदा। तो मतलब हमें तनकीद आप पार्टी पे तनकीद करेंगे, पार्टी की कारकर्दगी पे तनकीद करेंगे, तरीन साहब के साथ खड़े होंगे, पार्टी से निकाल दिए गए तो? देखिए, पार्टी मजबूत होगी तो हम मजबूत है। जो आज के हालात हैं वो ठीक नहीं है, हम सही सीमत में नहीं जा रहे, गुड गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं उस दिन भी कहा है कि मौक़िफ़ हर बंदे का है। अगर आप किसी बंदे को इंफरादी तौर पर मिलेंगे तो मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि उसके वही व्यूज होंगे जो बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बेचारे चुप करके बैठे हैं, लेकिन दिली तौर पे कोई बंदा मुतमईन नहीं है। साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल मीर साहब, ये किस तरफ जा रही है सिचुएशन? ये वजीर आजम से अब टाइम मांग रहे हैं, पिछली दफ़ा भी इन्होंने बड़ा एतराज़ किया था, मगर कार्रवाई और तेज़ हो गई, अकाउंट्स और फ्रीज हो गए, ये क्या हो रहा है आपके ख्याल में? देखें, ये सारे लोग ये कहते हैं कि हम वजीर आजम को सूरत हाल की नज़ाकत और संगीनी से आगाह करना चाहते हैं। साजिश हो रही है पार्टी के खिलाफ, हम वजीर आजम को मिल के बताना चाहते हैं कि साजिश हो रही है। लेकिन इन सबको अच्छी तरह पता है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो वजीर आजम साहब की मर्जी से और उनकी मंजूरी से हो रहा है। वजीर आजम साहब अगर चाहें कि कोई कार्रवाई ना हो जहांगीर तरीन के खिलाफ तो वो नहीं हो सकती। अब ये कहते हैं कि जनाब हमने जहांगीर तरीन साहब के साथ मिलकर और हम तमाम एमएनएज और एमपीएज ने वजीर आजम के साथ मुलाकात करनी है और हमने मुलाकात की दरख्वास्त की है। ये बात इनकी दुरुस्त है, और आज भी जो जहांगीर तरीन साहब के डिनर में जो साथी उनके मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों से मेरा राब्ता था, मेरी उनसे बात हुई। उनमें से एक अहम तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी आज वजीर आज़म इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, और वाकई उन्होंने भी मुझे यही बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, तो मुफाहमत का रास्ता निकल आए। लेकिन अब दूसरी तरफ जो जहांगीर तरीन साहब की जो मुखालिफ लाबी है पीटीआई के अंदर, वो उनमें से आज एक वजीर साहब मुझे ये पूछ रहे थे, उन्होंने कहा आप बताएं कि इस सूरत हाल में जबकि एफआईए इंक्वायरी कर रही है और वजीर आजम जो है वो कुछ एमएनएज और एमपीएस के दबाव में आके जहांगीर तरीन से मुलाकात करते हैं और कार्रवाई रुक जाती है, तो क्या होगा? लोग कहेंगे कि जनाब जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये वजीर आजम साहब ही के हुक्म पर हो रहा है, और वजीर आजम ने ये इतना बड़ा इनिशिएटिव इसलिए लिया है कि जो अपोजिशन अलायंस है पीडीएम, उसके अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, दो बड़ी पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। वजीर आजम को कोई अब खतरा नहीं है, ना कौमी असम्बली के अंदर, ना ही पंजाब में उनको कोई खतरा है। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वजीर आजम साहब जो हैं वो सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग जो हैं जिनका ताल्लुक हुक्मरान जमात से होगा, उनके खिलाफ बहुत खुलकर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। मगर और हामिद साहब क्या ये जो डिनर किया है तरीन साहब ने, ये पैगाम क्या है? क्या तरीन साहब बगावत कर सकते हैं? और करेंगे तो डिनर पे तो आ गए, क्या बगावत में भी साथ खड़े होंगे? हुक्मरान जमात से कोई इतना इख्तलाफ लेगा आगे तक बढ़ के? देखिए, इस डिनर में दो तरह के लोग थे। एक तो वो लोग हैं जो कि जेन्युइनली काफी अरसे से नाराज हैं। कुछ लोग वो जो है जो जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब के दरमियान सुलह करवानी चाहते हैं, उनका ख्याल है सुलह हो जाएगी। लेकिन इसमें शाजिब खानजाद साहब मसला ये है कि
अभी चंद हफ्ते पहले जो सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो सेनेट के इलेक्शन में साउथ पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 1 दर्जन के करीब जो MNAs थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सिर्फ इस शर्त पर, इस वादे के साथ वोट दिया था कि अगले इलेक्शन में इनको मुस्लिम लीग नून का टिकट मिलेगा, और इन्होंने वोट दे दिया गिलानी साहब को, वो जीत गए। और उसके बाद गिलानी साहब की वजह से PTI के ये जो MNAs हैं ये फंस गए, और अब मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो गई है। तो इमरान खान साहब को इन MNAs का भी पता है, इनमें से भी कुछ MNAs जो हैं वो आज जहांगीर तरीन साहब के साथ थे। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की एक बड़ी तादाद जो है, बहुत बड़ी तादाद नहीं है लेकिन एक मुनासिब तादाद जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ है। कुछ लोग खामोश हैं, वो भी उनके साथ हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वजीर आजम साहब पे अब कोई दबाव नहीं है, क्योंकि अपोजिशन अलायंस जो है वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है। और आप देखेंगे कि अब वजीर आजम साहब कुछ इक्तिसादी हवाले से, इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से बहुत सख्त फैसले करेंगे। कुछ कवानीन भी कौमी असम्बली में आ रहे हैं, उनको पता है कि अपोजिशन जो है वो रेजिस्ट करने की पोजीशन में नहीं है, और वो क्रेडिबिलिटी बनाएंगे अपने 3-4 जो तहरीक इंसाफ के MNAs हैं और जहांगीर तरीन है, इनके खिलाफ कार्रवाई करके वो अपोजिशन के इस बयानिए की तरदीद कर देंगे कि जनाब ये हुकूमत और ये नैब जो है ये सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करती है, हमारे खिलाफ नहीं करती। और जब इनके खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद अपोजिशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा। लिहाजा ये अभी एक सिर्फ इब्तिदा है, इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तजिया दे रहे थे। एक और आम खबर पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। IMF से प्रोग्राम बहाली के लिए हुकूमत ने क्या क्या शराइत मानी हैं, उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। 5 शराइत हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए पहले ही पूरी कर चुकी थी। बिजली की कीमतों में इजाफा कर चुकी थी, मगर मजीद 11 शराइत पूरे करने का वादा किया गया है। और ये शराइत टैक्स, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफों की तस्दीक कर रही हैं। हुकूमत ने IMF को अगले साल 1272 अरब रुपए मजीद टैक्स इकट्ठा करने की कमिटमेंट दी है, यानी अगले साल का बजट टारगेट 5963 अरब रुपए होगा। पेट्रोलियम लेवी के लिए 607 अरब रुपए का टारगेट रखा गया है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत इसी तरह ऊपर रही तो हुकूमत को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो सकें और 607 अरब रुपए का टारगेट पूरा हो सके। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से सर्कुलर डेट में कमी करने और लाइन लॉसेस और रिकवरीज में बेहतरी में नाकामी के बाद IMF के प्रोग्राम के तहत अक्टूबर तक बिजली की कीमतों में 5 रुपए 65 पैसे फी यूनिट इजाफा करना पड़ेगा, यानी बिजली की कीमतों में 36% इजाफा होगा, जिससे आने वाले सालों में 884 अरब रुपए का मजीद बोझ अवाम पर पड़ेगा। इस सख्त प्रोग्राम की वजह से वजीर आजम IMF से दोबारा मुज़ाकरात करके इन शराइत में नरमी लाना चाहते हैं, मगर IMF के पाकिस्तान में मिशन चीफ अर्नेस्टो रिगो के मुताबिक पाकिस्तान और IMF कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के मईशत पर असरात पर बातचीत कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से अभी तक प्रोग्राम की शराइत पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए कोई बाकायदा दरख्वास्त IMF को नहीं मिली है। IMF के मिशन चीफ का मजीद कहना था कि कोरोना के होते हुए इन सख्त शराइत के बावजूद बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है, क्योंकि सर्कुलर डेट में इजाफा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और बजट पर एक बोझ बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स में इजाफा भी एक मुश्किल फैसला है और गैर ज़रूरी खर्चों को कम करना भी ज़रूरी है, ताकि सेहत, तालीम और सोशल सेक्टर में खर्चों के लिए गुंजाइश पैदा हो सके। यानी IMF की तरफ से पहले ही वाज़ेह किया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के होते हुए टैक्स और कीमतों में इजाफे के ये फैसले सख्त ज़रूर हैं, मगर नागुज़ीर हैं। इन इक़दामात से महंगाई बढ़ेगी और वज़ीर आज़म महंगाई कंट्रोल करने का एक बार फिर वादा कर चुके हैं। मार्च में महंगाई 9% से ज़्यादा, यानी हुकूमती टारगेट से ज़्यादा रही। खाने पीने की चीज़ों में मार्च में 14% से ज़ायद इजाफा हुआ, और आज जो अप्रैल के पहले हफ्ते के आदाद शुमार खुद हुकूमत ने जारी किए हैं, उसके मुताबिक खाने पीने की अशिया में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18.4% इजाफा हुआ है। अगर महंगाई कंट्रोल ना हुई तो इस शरह से अप्रैल के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 10% से ऊपर जाने का खतरा है। अल्लाह